आप लोगों से पूछे थे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? हृदय होती है, यकृत होती है, फेफड़ा होता है या वृक्क होता है? इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया होगा। इसका आंसर जो होता है यकृत होता है, जिसे लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लीवर कहते हैं, जिसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। जिसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है हृदय। हृदय हम लोग जानते हैं कि हृदय को क्या करता है? तो रक्त को पंप करता है, रक्त को पंप करता है, शुद्ध करता है। यहाँ पे फेफड़ा, ये शुद्ध वायु को, शुद्ध हवा कहिए या वायु कहिए, शुद्ध हवा जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, O2 कहते हैं, शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है। वृक्क, किडनी, हम लोग इसको जानते हैं कि हम लोग इसको किडनी कहते हैं, किडनी या वृक्क कहिए। ये शरीर के अवांछित पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर का काम भी होता है। लीवर का काम, ये विटामिन का भंडारण करता है, शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकलता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। आगे चलते हैं। रक्त का लाल रंग किससे होता है? क्लोरोफिल से होता है, मेलानिन से होता है, हीमोग्लोबिन से होता है, हार्मोन से होता है। हम लोग जानते हैं कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। और यहाँ पे दिया है क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। पौधों का रंग जो होता है, पौधों का रंग हरा होता है। और इसके पहले हम आप लोग को बता चुके हैं मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। और हार्मोन तो सारे जंतुओं में, जीव जंतुओं में पाया ही जाता है। आगे चलते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हम आप लोग को उस दिन भी बताए थे कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसको दायां अलिंद, दायां निलय कहेंगे। दायां निलय। यहाँ पे बायां अलिंद, बायां निलय कहेंगे। दायां अलिंद, बायां निलय, बायां अलिंद, दायां निलय। आगे चलते हैं। कह रहा है श्वसन का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो श्वसन हम लोग किस चीज़ से लिखते हैं? इसका मुख्य अंग अगर कहेंगे, श्वसन का मुख्य अंग क्या होता है? तो श्वसन का मुख्य अंग फेफड़ा होता है। और हृदय हम लोग जानते हैं रक्त को पंप करता है। यकृत आप लोग को बता चुके हैं कि इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। मस्तिष्क, ब्रेन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? हम लोग जानते हैं कि रक्त का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। चौथी अवस्था होती है। पदार्थ के 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस कंडेंसेट। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, और रक्त का द्रव भाग इसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें 90% जल भरा होता है। 90% क्या होता है? तो 90% जल भरा होता है। 90% जल भरा होता है। ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये 44 होते हैं। कितने होते हैं? 23। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसी को 23 जोड़ा कहिए। 23 जोड़ा या 46। 23 जोड़ा में पेयर में 23 और ऐसे 46। अगर एक जोड़ा कम हो जाए, एक गुणसूत्र कम हो जाए, मान लीजिए कि 46 है, इसमें एक कम हो जाए, अगर 45 हो जाए, तो इसमें टर्नर सिंड्रोम हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम नामक दोष हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम, इसी को कहते हैं हम लोग टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। महिलाओं में बांझपन इसी के द्वारा आता है, टर्नर सिंड्रोम के द्वारा। अगर एक बढ़ जाए, 46 में एक जोड़ दिया जाए तो ये टोटल 47 हो जाएगा। अगर एक बढ़ जाए तो इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें पुरुष में बौनापन आ जाएगा, शरीर विकास नहीं करेगा। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो विटामिन डी आवश्यक है।
विटामिन डी किसके लिए आवश्यक है? तो हम लोग जानते हैं विटामिन डी हड्डियों के लिए आवश्यक है, और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश की किरणों से मिलती है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो होता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स नामक रोग होता है बच्चों में, रिकेट्स नामक रोग, जिससे हड्डियाँ सूख जाती हैं। और वयस्कों में या बूढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया, क्या कहेंगे? तो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। यहाँ पे आया है ब्लड, आगे भी पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। आगे चलते हैं। इंसुलिन की किस ग्रंथि से बनता है? तो हम आप लोगों को बताए थे कि इंसुलिन जो है अग्न्याशय, एक हमारी ग्रंथि होती है अग्न्याशय। अग्न्याशय को इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं, और पैनक्रियाज का एक द्वीप होता है जिस द्वीप का नाम है लैंगरहैंस द्वीप। उसी के बीटा सेल से इंसुलिन का निष्कासन होता है। इंसुलिन का निष्कासन अग्न्याशय के लैंगरहैंस द्वीप के बीटा सेल से निकलता है। और ये हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को, चीनी की मात्रा को रोकने का काम करता है। प्लीहा हम लोग जानते हैं कि आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, क्योंकि प्लीहा में जाके आरबीसी का मौत होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, और प्लीहा में जाके इसका मौत हो जाए। यकृत बताए थे, थायराइड ग्रंथि अभी थोड़ा देर के बाद में बताएंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। आगे चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, हम लोग जानते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी को हम लोग स्टेपिज, ये फीमर हड्डी जांघ में होती है। कहाँ पे होती है? तो जांघ में होती है। और सबसे छोटी हड्डी शरीर की, सबसे छोटी हड्डी का जो नाम है हड्डी, ये होता है स्टेपिज, जो कहाँ पे पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो कान की हड्डी को स्टेपिज कहते हैं। टीबिया, ये पैर में पाया जाता है। पैर की हड्डी को टीबिया कहते हैं। पैर की हड्डी को क्या कहते हैं? तो टीबिया कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अभी हम आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? बोन मैरो कहते हैं इंग्लिश में, इसी को कहते हैं बोन मैरो। अस्थि आरबीसी, इसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल, इसी को कहते हैं लाल रक्त कोशिका या कणिकाएं। लाल रक्त कोशिका, इसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट, इसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इसका जीवन काल जो होता है, हम लोग जानते हैं कि आरबीसी का जीवन काल जो होता है, वो 20 से 120 दिन होता है। जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन होता है। और मृत्यु जो होती है 20 से 120 दिन के बाद में ये जाकर प्लीहा में हो जाती है। प्लीहा में जाके इसकी मृत्यु हो जाती है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन। लेकिन वही चीज़ जब बच्चा भ्रूण की अवस्था में होता है, जाइगोट की अवस्था में होता है, जब बच्चे का निर्माण होता है शरीर में, तो माँ के पेट में, तो उसका जो ब्लड बनेगा वो लीवर में बनेगा, अस्थि मज्जा में नहीं बनेगा, बोन मैरो में नहीं बनेगा। आरबीसी वहाँ पे लीवर में होगा। कहाँ पे होगा? तो लीवर में। आगे चलते हैं। कह रहा है सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग यकृत होता है, त्वचा होता है, हृदय होता है, या फेफड़ा होता है? इसको आप लोग बताइएगा कि सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। जल्दी कमेंट कीजिए इसमें कि इसका सबसे बड़ा अंग इसमें कौन सा है।